Hello student, today we are going to study continuation of unit 6 chapter number 5 India's foreign trade। हमने अपने पिछले क्लासेस में ऑलरेडी देखा है, जब हमने चैप्टर से स्टार्ट किया था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कौन कौन से सेक्टर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था अंडर ब्रिटिश रूल, अंडर कॉलोनियल पीरियड, ये सारा चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ा है, राइट। तो वो चीज़ में क्या क्या इफेक्ट पड़ा पहले, जो स्पेशली रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड को क्या चीज़ फेस करना था, इंडिपेंडेंस से पहले क्या कंडीशन था, इंडिपेंडेंस के बाद क्या कंडीशन आया, क्या ऐसी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हुई जिसके थ्रू फॉरेन ट्रेड को सुधारा गया, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। बेसिकली जो इंडियन फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड को हम इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से भी जानते हैं, वन एंड द सेम चीज़ है, ठीक है। तो जो चैप्टर नंबर 5 है वो बेसिकली किसके बारे में, इंडियन फॉरेन ट्रेड मीन्स जो ट्रेड हम फॉरेन कंट्री से करते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हम करते हैं इन विथ इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल कंट्री, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर हमने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट एज वेल एज इम्पोर्ट वाला प्रोसेस किया हुआ है। तो वो जो सारे ट्रेड्स पॉलिसीज़ हैं वो क्या होते हैं, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि एक्चुअल में इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड रिफर्स टू द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो क्या होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक्सपोर्ट मतलब क्या होगा, जो हमारे गुड्स है उसको हम क्या करेंगे, विदेशों में सेल करेंगे, दैट इज़ एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट मीन्स जो गुड्स हमारे को हमारी कंट्री में अवेल नहीं होता, हम दूसरी कंट्री से उसे इम्पोर्ट करते हैं, मीन्स अंदर लाते हैं, अपने इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर आता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकते हैं, अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है उनके बीच में जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का प्रोसीजर है, जो सेल्स एंड परचेज करते हैं अक्रॉस बाउंड्रीज, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमें कवर करना है इज बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ऑफ विद इन कंट्री, आउटसाइड कंट्री, ठीक है, हम विद इन कंट्री कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, वो तो हमको पता ही है। बट जो इंटरनेशनल ट्रेड करने से जो कंट्री हमारी है उसको और क्या क्या बेनिफिट है वो देखते हैं। फर्स्ट है इट फैसिलिटेट इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट है हेल्प इन ग्रोथ ऑफ जीडीपी, हेल्प्स टू अर्न फॉरेन मनी, फैसिलिटेट इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इट प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द पीपल। मीन्स ये सारे क्या है, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो फर्स्ट बेनिफिट है कि फैसिलिटेट इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। देखिए, हर कंट्री की अपनी अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि अगर एक कंट्री फॉर एग्जांपल अगर वीट का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से दे रही है, उनके पास सरप्लस है, सरप्लस मीन्स क्या, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री का, उस पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जो हमारा खुद का जो कंजप्शन है, राइट। तो जो बचता है, एक्स्ट्रा जो आता है हमारे पास, दैट इज सरप्लस। हम जो यूज़ करते हैं उससे जो बचा हुआ है दैट इज सरप्लस, राइट। तो वो सरप्लस जो है उसे हम क्या करेंगे, विदेशों में बेचेंगे, राइट। विदेशों में बेचने के लिए हर कंट्री के पास अपना अपना स्पेशलाइजेशन है, मीन्स बेस्ट प्रोडक्ट है कि हम उसे इंटरनेशनली सेल कर पाएँ। तो ये फैसिलिटेट करता है हर कंट्रीज़ को कि उनके पास जो स्पेशल गुड्स है या इंटरनेशनल कंपटीशन को फेस करने लायक गुड्स है, वो सारा स्पेशलाइज्ड गुड इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ जीडीपी। हम अपनी कंट्री में सेल कर रहे हैं, अपनी कंट्री में परचेज कर रहे हैं, वो हमारी अपनी करेंसी में होगी, उससे भी ऑफकोर्स जीडीपी बढ़ता है। बट अगर हम इंटरनेशनली, अगर हमारा जो सरप्लस है उसे हम सेल कर रहे हैं आउटसाइड आवर बाउंड्रीज, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा इनकम बढ़ेगा, दैट विल लीड्स टू ग्रोथ इन जीडीपी, राइट, दैट इज ग्रोथ इन जीडीपी। नेक्स्ट है हेल्प टू अर्न फॉरेन मनी। फॉरेन मनी मीन्स फॉरेन करेंसी हो जाएगा यहाँ पर।
नाम ही बता रहा है इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स हम ट्रेड कर रहे हैं इंटरनेशनली। दैट मीन्स कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो हमें वहाँ की करेंसी मिलेगी। इन रिटर्न जब हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो हम करेंसी में एक्सचेंज करते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड करने से हमें एक हिसाब से फॉरेन मनी अर्न करने का मौका मिलता है, राइट। नेक्स्ट है फैसिलिटेट इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट जो वर्ड है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगेन कई ऐसी कंट्रीज रहती है जिनके पास बेसिक जो उनकी ज़रूरत का जो सामान है वो खुद से प्रोडक्शन नहीं कर पाती, राइट। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो ये बहुत इजी हो जाता है कि हम कोई सी भी गुड्स या सर्विसेज इंपोर्ट कर सके, वो बहुत फैसिलिटेट करती है हमें, राइट। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खुल जाती है इंटरनेशनल ट्रेड करने से। हम यहाँ पर फॉरेन सिक्योरिटीज़ को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हमारा सेविंग्स बहुत बढ़ता है, इससे इनकम जनरेट होता है ऑटोमेटिकली, राइट। तो ये क्या करता है, लीड्स करता है कि हम एक वे में इन्वेस्टमेंट क्रिएट करें और हमारा इनकम है उसे राइज करें, राइट। नेक्स्ट है 6 जो पॉइंट है, इट प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द पीपल। इंटरनेशनल ट्रेड करने से क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, हमें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पर हम एक्सचेंज कर सकें, जीडीपी इंक्रीज हो रही है, मनी हमको फॉरेन करेंसी अर्न हो रहा है, गुड सर्विसेज मिल रहा है। मीन्स ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है कि अगर एक पीपल इन्वॉल्व है इन फॉरेन ट्रेड, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल की इम्प्रूव करेगा, राइट। तो इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ क्या करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है और उससे करेंसी अर्न करती है, प्रॉफिट अर्न करती है, राइट। तो ये सब क्या थे, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है कि फॉरेन ट्रेड का, इंटरनेशनल ट्रेड का क्या कंडीशन था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बेसिकली जो उससे आउटपुट निकला था वो क्या क्या था। फर्स्ट था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो गया था। इंडिया क्या हो गया था, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा था, एज वेल एज इम्पोर्ट क्या कर रहा था, फिनिश गुड्स, राइट। ये 3 पॉइंट्स निकले थे, वही पॉइंट्स आपको यहाँ पर अगेन फिर से दिखेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंडियन इकोनॉमी सफर्ड इट्स कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। हमने देखा है कि इंडियन इकोनॉमी सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सफ़र किया था ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया गया था, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एज वेल एज फॉरेन ट्रेड, तीनों जो सेक्टर्स है उसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया गया था, राइट। नेक्स्ट है ब्रिटिश यूज नेचुरल रिसोर्सेज। जो सेकेंड पॉइंट है, ब्रिटिश यूज नेचुरल रिसोर्सेज एज रॉ मटेरियल फॉर देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल आउटपुट। उस टाइम 1947 या 1950s के समय जो ब्रिटिश है उनके कंट्री में क्या हो रहा था कि एक्चुअली में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस चालू हो गया था, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप चालू हो गया था, राइट। तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा था, उनको रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो रूल कर रहे थे ओवर इंडिया, तो वो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उसे एज अ रॉ मटेरियल हमारी कंट्री से ले जा रहे थे टू ब्रिटिश एज दे रॉ मटेरियल, और उसे यूज़ कहाँ कर रहे थे, उनके डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए यूज़ कर रहे थे, ठीक है। बेसिकली यहाँ का रॉ मटेरियल उठा के पूरा नेचुरल रिसोर्सेज को ले जाके ब्रिटिश में गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे इन देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है ब्रिटिश एक्सप्लॉयट इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट कैसे एक्सप्लॉयट किया ब्रिटिशर्स ने, जो फोर्थ पॉइंट है उसको भी साथ में कवर करते हैं, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट को जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में भी, पिछले चैप्टर्स में देखे हैं कि जो इंडिया है इज़ वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट, राइट। हैंडीक्राफ्ट के लिए जाने माने जाते थे इंडिया। हैंडीक्राफ्ट मीन्स ऐसे गुड्स जो कि हैंड से बनते, मीन्स हैंडमेड गुड्स रहते थे, राइट। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ के तो रिसोर्सेस ले गए टू देयर ब्रिटेन, और वहाँ पर से उन्होंने मैन्युफैक्चर किया, गुड्स को यूटिलाइज किया, प्रोडक्शन प्रोसेस पे डाला। आउटपुट जो था वो इन द फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स था।
फिनिश गुड्स और हैंडीक्राफ्ट गुड्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे थे। हैंडीक्राफ्ट धीरे धीरे नीचे आते जा रहा था और फिनिश गुड्स जो इंडस्ट्रियल मेड्स गुड्स थे या मशीन मेड गुड्स थे वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे थे मार्केट को, राइट। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा था, जो इंडियन मार्केट है या इंडियन के जो भी प्रोडक्ट्स थे जो कि रिलेट किससे करते हैं, हैंडीक्राफ्ट से, वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे थे, बैकवर्ड इकोनॉमी में जाते जा रहे थे। और जो हैंडीक्राफ्ट है वो तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट जो गुड्स है वो थोड़े क्वालिटी वाइज भी कम रहते थे रिलेटेड टू, अगर हम मशीन मेड गुड्स बोलते हैं, चीप भी पड़ता था। मशीन मेड गुड बहुत चीप रेट में बढ़ जाते थे। तो इसके कारण क्या हो रहा था, जो पीपल जो मार्केट डिमांड है वो भी चेंज हो रहा था, कि लोग अब क्या कर रहे थे, उनको क्योंकि वही गुड सस्ते में मिल जा रहा था प्लस क्वालिटी भी अच्छी थी, तो वो शिफ्ट कर दे रहे थे मशीन मेड गुड्स के। इसलिए जो हैंडीक्राफ्ट है वो बिल्कुल ख़त्म होते गया है, राइट। नेक्स्ट है जो फिफ्थ है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, हम तो देख रहे हैं कि जो फॉरेन या इंटरनेशनल ट्रेड है वो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहा था। बट उस सिचुएशन में भी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो फॉरेन ट्रेड जो हमारा दिख रहा था वो फेवरेबल दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से लमसम ऑफ अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिश में हमने क्या करना चालू कर दिया था, एक्सपोर्ट करना चालू हो गया था। मीन्स अब क्या हो गया, इंडिया इज़ द बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हो गया था ऑफ रॉ मटेरियल। दैट मीन्स जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते गया, और जो इम्पोर्ट है हमने सिर्फ और सिर्फ क्या क्या फिनिश गुड्स इम्पोर्ट किया, राइट। तो वो फिनिश गुड्स उतना ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं कर रहे थे, बट एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ जा रहा था। हालांकि इससे कोई प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा था इंडिया को। इसके कारण ये सिचुएशन जब एक्सपोर्ट ज़्यादा रहता है इम्पोर्ट से, तो वो क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो कि फेवरेबल कंडीशन में था सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। बट एक्चुअल जो कंडीशन था, हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे थे, वो कौन से थे, मशीन मेड गुड्स। वो इनडायरेक्टली हमारा जो इंडियन मार्केट है उसे धीरे धीरे कमज़ोर करते जा रहा था, राइट। जो लास्ट पॉइंट है कि इंटरनेशनल ट्रेड का क्या पोजीशन था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये ओवरऑल दिखाता है कि देयर वाज बैकवर्ड इन द इकोनॉमी। क्यों बैकवर्डनेस था? क्योंकि जो इंडिया है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा था रॉ मटेरियल एज वेल एज इंपोर्ट कर रहा था फिनिश गुड्स। एक्सपोर्ट करते जा रहे थे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहा था, पूरा ले जाया जा रहा था टू ग्रेट ब्रिटेन। बट जो इंपोर्ट किया जा रहा था फिनिश गुड्स वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन दे रहा था टू अवर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री धीरे धीरे बैकवर्डनेस जाते जा रहा था, और वो बहुत मुश्किल सिचुएशन हो गया था कि हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाए। ओके स्टूडेंट, गो थ्रू दिस। नेक्स्ट टॉपिक जो अब हमें पढ़ना है इज ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो फॉरेन ट्रेड है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा था, राइट। अभी हमको ये देखना है इस टॉपिक के अंडर कि जो फॉरेन ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस जस्ट आफ्टर 1947 क्या क्या फेस किया, कितना इम्प्रूवमेंट आया, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, वो सारा हम इसके अंडर पढ़ेंगे। बेसिकली इससे ये मालूम चलेगा आपको कि हमने देखा कि कॉलोनियल पीरियड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है प्लस जो फॉरेन ट्रेड है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा था, राइट, कि बहुत ज़्यादा पीछे जाते जा रहा था, बैकवर्डनेस के एरिया में था। जो ये फॉरेन ट्रेड है ऑलरेडी बैकवर्डनेस के एरिया में, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, धीरे धीरे हमारे पूरे रिसोर्सेज जाते जा रहे थे। इसके कारण क्या हुआ कि जो इकोनॉमी है वो अंदर से खोखली हो गई थी, राइट। तो उस पर थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट हो रहे थे, थोड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जो पॉलिसीज़ है थोड़ा बढ़ रहा था प्रॉफिट, बट वो शो नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी इकोनॉमी इतना बैकवर्डनेस हो गया था इकोनॉमी में कि उसको एकदम तुरंत से हम स्टेबल करें या ग्रोथ करें ये पॉसिबल नहीं था। ओके, देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है percentage rise in export and import is recorded as a noticeable change after independence। हमने बहुत सारी पॉलिसीज चेंज की, उसके अकॉर्डिंगली जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है उस पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, राइट। नेक्स्ट है स्मॉल इंक्रीज इन द टोटल वॉल्यूम शोज अ सिग्निफिकेंट राइज
राइज इन द टर्म ऑफ परसेंटेज है। मीन्स अगर थोड़ा सा भी चेंजेस दिखता था, फॉर एग्जांपल अगर बोले हमारा इंपोर्ट थोड़ा सा भी बढ़ता था, जो वॉल्यूम था इंपोर्ट का वो थोड़ा भी बढ़ रहा था, तो इससे क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा चेंजेस या जो परसेंटेज था जो ग्रोथ का वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा था। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी पहले की सिचुएशन में अगर इंडिपेंडेंस के पहले की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी, थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट हो रहा था तो वो बहुत ज़्यादा वास्ट चेंजेस क्रिएट कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट जो है राइज इन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट लीड्स इंडिया शेयर्स इन द ग्लोबल ट्रेड टेंड्स टू डिक्लाइन। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, हमने ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देखा है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो क्या था कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स को हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, बना बुनाया गुड्स हम अपने कंट्री में मंगा रहे थे। उसके कारण क्या हो रहा था, जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल एकदम खोखली होती गई थी। उसका सिचुएशन ऐसे आया कि जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ऑफ कोर्स हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा था बट उसके साथ इंपोर्ट्स भी बढ़ रहा था, क्योंकि हमको एक ट्रेंड फेस कर लिया था, हमने एक चेंजेस अडॉप्ट कर लिया था कि अब हमको मशीन मेड गुड्स चाहिए। हमारे अपने इकोनॉमी में कोई फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ ऐसे नहीं थी जो कि मशीन मेड गुड्स बना सके। तो इसके कारण क्या हो रहा था, एक ग्लोबल ट्रेंड हो गया इंडिया का कि उस पर एक डिक्लाइन दिखने लग गया। ग्रोथ ऑफ कोर्स हो रहा था कि हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा था, एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, दोनों को कंपेयर जब हम कर रहे थे तो हमारा एक्सपोर्ट उतना नहीं बढ़ रहा था जितना कि हमारा इंपोर्ट हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट जो है आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो ये वर्ड है इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये रिफॉर्म के आने के बाद से जो ट्रेड पॉलिसी है उस पर बहुत सारे चेंजेस आए। एक वर्ड बता दें, LPG, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल स्टडी करेंगे। अभी के लिए यही समझिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म के थ्रू ये तीनों जब सिस्टम हमारी इकोनॉमी में लाया गया, तब उसके बाद से जो सिचुएशन था ऑफ आवर फॉरेन ट्रेड वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच का जो रेशो था वो बहुत अलग हुआ। इससे इकोनॉमी ओवरऑल ग्रोथ की थ्रू चली गई। मीन्स 1950 से जो 1991 का जो ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म था, इसके कारण बहुत सारी चेंजेस आए। जो 50s to 90s तक जो ट्रेड फेस कर रहा था उस पर एक सडन चेंज आया था। ठीक है, तो आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया शेयर्स इन द वर्ल्ड ट्रेड हैज़ टेंड टू इम्प्रूव। मीन 1991 के बाद जब इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स जब लगाए गए विद द हेल्प ऑफ LPG, इससे क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो दिस आर द पॉइंट्स रिलेटिंग टू फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड मतलब होता है आइटम्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कंपोजिशन मीन्स जो ओवरऑल आइटम्स हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं उसका क्या रेशो रहता है, कौन कौन से आइटम्स हमको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने हैं, ये आता है आपका कंपोजिशन के टॉपिक के अंदर। राइट, देखते हैं कि जो फॉरेन ट्रेड है, जो पॉलिसीज थे प्लस जो ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने स्टार्ट किया था उसके क्या क्या कॉम्पोजिशन थे, हमने क्या क्या आइटम्स कैसे करके इंक्रीज हुआ, कौन सा डिक्रीज हुआ, ये सारी चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट है डिक्लाइन इन द परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है हमारा, जो उसको हमने एक्सपोर्ट करते थे, उस पर डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन होने का दो रीज़न था। सबसे पहला रीज़न था कि हम पहले तो ये कर रहे थे कि हमारा जो भी रॉ मटेरियल है हम बाहर भेज दे रहे थे। ठीक है, वो वाली चीज़ बिल्कुल बंद कर दी गई कि हमारा जो रॉ मटेरियल है उसे हमने खुद अपने कंट्री में अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रखा। हमने एक्सपोर्ट वाला जो प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट था उसे बिल्कुल बंद कर दिया। दूसरा इसका रीज़न था कि उस समय पे जो टाइम था उसमें एकदम सडन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन हो गया कि एग्रीकल्चरल का सरप्लस बचना ही मुश्किल हो गया था। तो उसके कारण डिक्लाइन हुआ कि जो परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हम जो एक्सपोर्ट करते थे उस पर वास्ट चेंजेस आया।
नेक्स्ट है डिक्लाइन इन द परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम। कन्वेंशनल आइटम को अगेन हम क्या कर रहे थे कि वहाँ की जो इंडस्ट्री है, मीन्स ब्रिटेन की जो इंडस्ट्री है, वहाँ के लिए हम रॉ मटेरियल टाइप के गुड्स या जो हमारे अच्छे गुड्स है उसको उन लोग क्या करते थे, यहाँ से ले जा लेते थे, मीन्स हम उसको एक्सपोर्ट कर देते थे। तो वो वाला चीज़ तो बिल्कुल बंद हो गया। इसलिए जो कन्वेंशनल आइटम, फॉर एग्जाम्पल जो टी, फूड ग्रेन एंड मिनरल्स रिलेटेड जो भी आइटम्स थे, उसको धीरे धीरे जो परसेंटेज था वो कम होने लग गया। ये परसेंटेज इसलिए कम हुआ क्योंकि अब हम अपनी इंडस्ट्री, हमारे ट्रेड में ध्यान लगाने लग गए, अपनी डोमेस्टिक ट्रेड पे ध्यान लगाने के कारण ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम उसे डोमेस्टिकली ही यूज़ करने लगे। उसका जो रिजल्ट है वो क्या किया, इंक्रीज इन द परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर गुड। मीन्स जो ये गुड्स जो आ रहे थे एग्रीकल्चर या रॉ मटेरियल से या कन्वेंशनल गुड्स से, इसे हम अपने होम कंट्री में यूज़ कर रहे थे, हमने उसको यूज़ किया और क्या किया, एक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में इंक्रीमेंट आया। मीन्स कि जो इंक्रीज इन द परसेंटेज जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे वो बंद करके अब हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड बनाने के लिए रेडी हो गए और उसको हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। मीन्स इंक्रीज हुआ एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर डिक्लाइन हुआ और कन्वेंशनल आइटम का जो प्रोडक्ट था वो भी कम हुआ। तो ये क्या हुआ कि आइटम्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मीन्स कॉम्पोजिशन। ओके स्टूडेंट, आज हमने क्या ये चैप्टर स्टार्ट किया, दैट इज चैप्टर नंबर 5। इसमें हमने फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ा, क्या क्या इससे बेनिफिट है ये देखा, फॉरेन ट्रेड के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या कंडीशन था, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या कंडीशन था। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ा है इज कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसके कुछ टॉपिक से बच गए हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। थैंक यू।